हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 9th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी ए, जिसे आप हिंदी आ भी कहते हैं, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका कल यानी कि 21 फरवरी को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 23 फरवरी को आपका हिंदी का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के पेपर के लिए हम लोग अपना एक इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर नंबर जो तीसरा है इसी को सॉल्व कर रहे थे, है ना। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। ये हमारे इसी पेपर के पार्ट नंबर 2 की वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो फटाफट से पहले ये समझो कि ये जो पार्ट 2 की वीडियो है ना आपकी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। बताऊं क्यों? चलो पहले ये चीज समझो। पेपर में 15 प्रश्न और 4 खंड होंगे। खंड का और खा, है ना, ये हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। खंड का और खा ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम खंड गा और घा देखेंगे। ठीक है, अगर आप बच्चों ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। पार्ट 1 में खंड का और खा पूरा आपको हमने समझा दिया था। अब जो हमारी ये वाली वीडियो है इसके अंदर हम पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और पार्ट 2 में सबसे पहले खंड गा देखेंगे, ठीक है ना, जिसमें 5 प्रश्न हमारे। और पता है क्या, इसमें आपकी जो दोनों किताबें हैं क्षितिज और कृतिका, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं। और सबसे आखिर में रचनात्मक लेखन। ठीक है, इसमें बहुत से टॉपिक हैं। अनुच्छेद लेखन कैसे करना है, पत्र लेखन कैसे करना है, ईमेल लेखन, लघुकथा लेखन, संवाद लेखन और सूचना लेखन। ठीक है ना, तो काफी सारे यहाँ पे टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। तो इन सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रचनात्मक लेखन, सब हम जानेंगे इस पार्ट 2 की वीडियो में। ठीक है, तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो शुरू करते हैं बच्चों, बिना देरी करते हुए। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। ठीक है, तो रेडी हो बच्चों तीसरे पेपर के पार्ट 2 को समझने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का जो हमारा खंड गा है, पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक के पुस्तक पर आधारित, वो हमारा यहाँ से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो हमारी पिछली वीडियो थी ना, आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। देखो, पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से उपसर्ग और प्रत्यय समझ लिए थे। ठीक है, और समास वगैरह जो होते हैं इसके क्वेश्चन हमने ढंग से डिस्कस किए थे। और इसके अलावा अर्थ के आधार पे जो वाक्य भेद होते हैं ये भी हमने बहुत अच्छे से समझे थे। और इसी के साथ अलंकार जो होते हैं इसको भी हमने ढंग से समझ लिया था। ठीक है, वो भी देखो, मैंने ना आपको एक पीडीएफ दिखाई थी। देखो इस तरीके से मैंने आपको अलंकार वगैरह हो गए, वाक्य भेद हो गए, उपसर्ग प्रत्यय हो गए, सब समझाया था। अगर नहीं देखी वीडियो बच्चों, जिसने भी मिस कर दी है तो देख लेना बच्चों। ठीक है, चलो शुरुआत करेंगे खंड गा की क्वेश्चन नंबर 7 से। अब देखो क्वेश्चन 7 जो है, आपके जो अध्याय होते हैं, चैप्टर होते हैं, उनसे संबंधित आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे 7वें क्वेश्चन में। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला ये पैसेज दिया गया है, इसे हमें पढ़ना होगा, फिर हमसे एमसीक्यू जो पूछे जाएंगे उसके आंसर करने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। बचपन की स्मृतियों में से एक विचित्र सा आकर्षण होता है। बचपन की यादों में एक विचित्र आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद मैं उत्पन्न हुई, यानी कि जो लेखिका वो कहती हैं मैं कई पीढ़ियों बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे, यानी कि मार दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत ही दुर्गा पूजा की, हमारी कुलदेवी दुर्गा माता थी। ठीक है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी मेरी बड़ी खातिर हुई, और मुझे वहाँ वो सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा था। ठीक है, परिवार में मेरे जो बाबा थे वो फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का वातावरण नहीं था वहाँ पे। ठीक है, मेरी माता जबलपुर से आई थी और वे अपने साथ हिंदी लाई थी, यानी कि उन्हें हिंदी आती थी। वे पूजा पाठ करती थी। पहले पहल जब मैं बड़ी हुई तो उन्होंने मुझे पंचतंत्र, जो पंचतंत्र की कहानियां होती हैं, आपने भी पढ़ी होंगी बच्चों 8वीं तक, है ना। आज भी अगर आप लाइब्रेरी में जाते होंगे तो भी आपको मिलती होंगी, तो ये सिखाया था। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे, विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका ये विचार बहुत ऊंचा था, इसीलिए पंचतंत्र भी पढ़े मैंने और संस्कृत भी पढ़ी मैंने। ये अवश्य चाहते थे, यानी कि बाबा चाहते थे मेरे कि वो मुझे उर्दू और फारसी सिखाएं, लेकिन मेरे बस का नहीं था उर्दू फारसी सीखना। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को आते देखा तो बस फिर क्या था,
दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी, फिर मैं ढूंढ ही नहीं पाए। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार, अच्छा ये तो वही हो गया। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है, ये जो आपका चैप्टर है ना मेरे बचपन के दिन, ठीक है, ये आपका जो चैप्टर है मेरे बचपन के दिन, इसके लेखक कौन है बच्चों? तो लेखक देखेंगे यहाँ पे कोई एक महिला, कोई एक स्त्री लेखक है, ठीक है, तो वो कौन है? महादेवी वर्मा जी, ठीक है, ये महादेवी वर्मा जी हैं। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2, इसमें हमें अध्याय के बारे में जो कथन दिए गए उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो पहला कथन है बच्चों, महादेवी वर्मा की जो माँ है इनका संबंध स्थान या शहर कौन सा बच्चों? जबलपुर, बिल्कुल सही बात है। और इनकी माँ कौन सी भाषा बोलती थी? हिंदी भाषा बोलती थी, ठीक है। इसके अलावा लेखिका की माँ ने उन्हें सबसे पहले क्या पढ़ाना शुरू किया था बच्चों? पंचतंत्र की कहानियां पढ़ानी शुरू की थी, ठीक है। इसके अलावा लेखिका की जो माँ थी वो किसका पद गाया करती थी? तो बच्चों ये एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू में, किसका पद गाती थी? मीरा जी का पद गाती थी, ठीक है। महादेवी वर्मा की जो कुल देवी का नाम था वो क्या था? दुर्गा देवी जी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो मतलब कि हमारा पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न, अगले में पूछा गया है कि लेखिका जो है वो किसे देखकर चारपाई के नीचे जा छिपी थी जो उसे उर्दू फारसी सिखाने आए थे? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक तो उर्दू फारसी सिखाने के लिए कौन आए थे, ठीक है, और किसको देख के चारपाई के नीचे छिप गई थी? तो वो एक ही व्यक्ति था, मौलवी साहब को देखकर, ठीक है। पहले दिन आए तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे दिन वो चारपाई के नीचे जाए छुपी थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, अब इसमें पूछा गया है लेखिका महादेवी वर्मा से पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा महात्मा गांधी ने क्यों लिया? अब देखो इसमें 3 एमसीक्यू हैं एक साथ आपके। क्या लेखिका महादेवी वर्मा को पुरस्कार में क्या मिला था बच्चों? तो चांदी का कटोरा मिला था। वो चांदी का कटोरा इनसे किसने लिया था? महात्मा गांधी जी ने लिया था। अब ये बताओ आखिर लिया क्यों था? तो गांधी जी ने ये लिया था ताकि वो उसे गरीबों को दान में दे सकें, उससे गरीबों की मदद कर सकें। तो घा वाला सही है आपका, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से 3-3 एमसीक्यू निकलते हैं आपके। मैंने कहा था बच्चों कि आप मेरे साथ वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहो, तैयारी मैं करवाऊंगा आपकी बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से हमें दिया गया कि अध्याय के अनुसार दिए गए शब्द तथा उनके अर्थों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब जैसे अध्याय में एक शब्द है नक्काशीदार, जो आपके चैप्टर होते हैं ना उसमें जो शब्दार्थ होते हैं बच्चों, वहां से भी एक एमसीक्यू बनेगा, ठीक है, शब्दार्थ जो होते हैं। अब जैसे नक्काशीदार है, नक्काशीदार क्या होता है? बैल बूटे के काम से युक्त। अब फूल, तो फूल क्या होता है? तांबे और रांगे के मेल से बनी हुई एक मिश्रित धातु। फूल क्या होता है? तांबे और रांगे से बनी मेल से बनी हुई एक मिश्रित धातु। उसके बाद है निराहार, तो बिना कुछ खाए पिए, जैसे होता है ना कि कहा जाता है कि निराहार व्रत रखा मैंने, निर्जला व्रत रखा है, बिना जल को पिए हुए, तो निराहार का मतलब हो गया बिना खाए हुए। अच्छा चलो एक क्वेश्चन मेरा आपसे, ठीक है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे कि ये जो हमारा शब्द है निराहार, ठीक है, निराहार, इसमें हमारा जो क्या नाम है प्रत्यय है, नहीं प्रत्यय नहीं, इसमें उपसर्ग है दरअसल, तो इसमें उपसर्ग कौन सा है हमारा? ठीक है, इसमें उपसर्ग कौन सा है और इसमें हमारा मूल शब्द कौन सा है? जल्दी से बताओ सारे बच्चों, ठीक है, इसमें उपसर्ग कौन सा है हमारा और मूल शब्द कौन सा है? हिंट दे देता हूं आपको, निराहार यानी कि निर और आहार, तो इसमें क्या है उपसर्ग, क्या है मूल शब्द? जल्दी बताओ। अब है जैसे प्रभाती, सवेरे गाया जाने वाला गीत, जैसे जो उनकी माँ थी ना मीरा के जो गीत गाती थी उन्हें प्रभाती बोला गया, तो पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी, तो गा वाला एकदम सही है, ठीक है। अब है बच्चों यहाँ पे दिया गया है हमारा कि 8वां प्रश्न है। देखो पेपर में पता है क्या होगा, पाठ के आधार पे आपको बेसिकली 4 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपको किन्हीं 3 के उत्तर करने हैं। लेकिन देखो मैंने 4 नहीं 5 नहीं बल्कि हाँ टोटल 5 प्रश्न दे रखे हैं, और एक एक्स्ट्रा क्यों लिया सर जी? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की और तैयारी कर सको एक ही वीडियो में, ठीक है, इसीलिए मेरा टारगेट होता है कि कम टाइम में आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवा सकूं। ओके बच्चों, तो ये 3 नंबर के हमें 3 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलो शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है बच्चों, हरिशंकर प्रसाई ने प्रेमचंद जी का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर के निकल के आती हैं? ठीक है, तो प्रेमचंद जी के बारे में हरिशंकर प्रसाई जी ने जो भी बातें कही हैं उसके बारे में क्या विशेषताएं प्रेमचंद की निकल के आती हैं, तो चलो समझाते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा प्रश्न जो का वाला है, ठीक है, इसका आंसर यहाँ से शुरू हो जाएगा कि हरिशंकर प्रसाई जी के द्वारा प्रेमचंद के शब्द चित्र से
उनके व्यक्तित्व की कई विशेषताएं निकल के आती हैं। बच्चों याद रखना, पेपर में जो आंसर है ना वो आपको एकदम लाइन टू लाइन लिखना है, यानी कि पैराग्राफ में लिखना है। आपको मैं पॉइंट में इसलिए बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए बड़ी ही आसानी से। जैसे कि पहला पॉइंट है कि प्रेमचंद जी सरल और ऊंचे विचारों वाला जीवन जीते थे, यानी कि प्रेमचंद जी दिखावे से दूर थे और सादगी में विश्वास रखते थे। फिर आते हैं, प्रेमचंद जी थे स्वाभिमानी व्यक्ति, यानी कि वे किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाते थे, खुद काम करते थे और अपना जीवन चलाते थे। इसके अलावा प्रेमचंद जी एक सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों कुरीतियों उनके खिलाफ लोगों को जागरूक किया और एक आदर्श समाज, एक अच्छे समाज की कल्पना की। इसके अलावा संतोषी स्वभाव, प्रेमचंद जी बहुत ही गरीबी में जीवन जी रहे थे, लेकिन फिर भी उस गरीबी में भी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, है ना। उनके पास जूते तक क्या नाम है, उनको पॉलिश करवाने तक के इतने वो नहीं होते थे, ठीक है। प्रेमचंद जी एक संघर्षशील व्यक्ति थे। कैसे? उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती, कोई मुश्किल आती तो उसे घबराते नहीं थे, बल्कि उनका डटकर सामना किया करते थे। तो ये विशेषता है प्रेमचंद जी की, ठीक है। आप बता दोगे ना बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो। चलो अब हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो जो गौरैया थी, ठीक है, वो लॉरेंस के बारे में बहुत सारी बातें जानती है। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा कहने के पीछे कई कारण हैं। देखो, लॉरेंस को भी सालिम अली की तरह ही प्रकृति और पक्षियों से गहरा लगाव था। वह अपना अधिकांश समय पर्यावरणीय गतिविधियों को समझने के लिए और पक्षियों की जानकारी एकत्रित करने में निकालते थे लॉरेंस, ठीक है। उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया के साथ में उनका काफी गहरा जुड़ाव हो गया था और इन्हीं सभी को देखते हुए फ्रीडा ने ऐसा कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में बहुत कुछ जानती है, क्योंकि उनका आपस में गहरा जुड़ाव है और वो भी प्रकृति और पक्षियों के प्रेमी एक तरीके से, इसीलिए इनका जुड़ाव भी है, तो वो ज्यादा जानती है इनके बारे में, है ना। ये चीजें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, गा वाला दिया गया है। गांधी जी ने उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है इसको हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा गया है? ठीक है, आप पहले समझिए उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या होती है। इसका मतलब होता है कि आज समाज में लोग जो है ना भौतिक वस्तुओं को, ठीक है, भौतिक वस्तुओं को अपनाते जा रहे हैं। दैट मीन्स नई नई चीजें खरीदना, पंखा, कूलर, टीवी, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी को खरीदना, नए घर बनाना, है ना। ये ऐसी जो संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर जो है, जिसे आज हम अपनाते जा रहे हैं, ये हमारे समाज की चुनौती है। क्यों है भाई? तो आओ समझाते हैं अच्छे तरीके से। देखो, गांधी जी ने उपभोक्तावाद संस्कृति को समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि यह व्यक्ति और समाज के नैतिक और सामाजिक मूल्यों को कमजोर करती है। ठीक है, हमारे समाज के जो नैतिक मूल्य होते हैं उनको कमजोर करती है। उपभोक्तावाद लोगों को लगातार भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित करता है, ठीक है, और जीवन जो कि एकदम सादगी से जीना चाहिए, ठीक है, और एकदम आत्मनिर्भर होकर जीना चाहिए, ऐसी जो बातें होती हैं उसको कमजोर कर देता है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, आप मान लीजिए आप हो, आपको भौतिक सुख मिलते जाएंगे, ठीक है। पहले आप जो है एक नॉर्मल फैन से काम चलाते थे, फिर आपको कूलर मिला, फिर आपको एसी मिली, अब आपको डबल एसी मिली, ठीक है। पहले 1 टन की, अब 3 टन की मिली, है ना। अब आप ये खरीदते जा रहे हो, नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो खरीदते जा रहे हो, तो पता क्या होगा आपके अंदर आत्मसंतोष कम हो जाएगा। फिर ये रहेगा कि यार अब कुछ और नया चाहिए, अब कुछ और नया चाहिए। जैसे होता है ना कि जब भी नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च होता है तो ये इसकी सेल, कोई भी नया फ़ोन हो तो वो ज़्यादा क्यों बढ़ता है, उसकी सेल ज़्यादा क्यों होती है एक ही दिन में, 2 दिन में? क्योंकि लोगों को ना एक क्यूरियोसिटी उनके अंदर है, आत्मसंतोष ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं, उन्हें बस चाहिए, नई चीज़ है तो चाहिए चाहिए चाहिए, बात खत्म। ठीक है, लोगों में निरंतर अधिक प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, ठीक है, जिससे कि समाज में असमानता और भौतिकवाद को बढ़ावा मिला है, जो कि गांधी जी के हिसाब से हमारी सादगी और समानता की विचारधारा के खिलाफ है, इसीलिए कहा गया है। ठीक है, इसीलिए गांधी जी ने सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य के लिए इसे खतरा माना है, क्योंकि यह व्यक्तियों को नैतिक मूल्यों से दूर करता है और समाज में नैतिक सामाजिक को, जो सामाजिक ढांचे से कमजोर करता है। ठीक है, चलो अब है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर घ। इसमें पूछा गया है, 2 बैलों की कथा कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषय मूल्य उभर कर सामने आए। ठीक है, तो 2 बैलों की कथा आपने जो अध्याय पढ़ा बच्चों, हीरा मोती कथा, हीरा मोती बैल का, ठीक है, तो इस कहानी में बैलों के माध्यम से
कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो निकल के आती हैं चैप्टर की, बैलों की नहीं चैप्टर की। तो आ जाओ देखते हैं बैलों के बारे में भी और चैप्टर के बारे में भी। सबसे पहले दो बैलों की कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है बच्चों सच्ची मित्रता। देखो जिस तरीके से मुसीबत में इस चैप्टर में हीरा और मोती एक दूसरे का साथ निभाते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो है ना हमें सच्ची मित्रता निभानी चाहिए। एक पे मुसीबत आ जाती है तो दूसरा भागता नहीं है बल्कि उसके साथ खड़ा रहता है। दूसरा है स्वतंत्रता प्रिय। जिस तरीके से हीरा और मोती गया के घर तथा कांजी होश और बधिक के हाथों में रहते हुए भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहते हैं और जिसमें वो सफल भी होते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि लोगों को अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में एकता में शक्ति। देखो हीरा और मोती जो बलशाली सांड होता है उसको भी हरा देते हैं, जो कि एकता और शक्ति की जो कहावत है उसे सिद्ध करता है। इसीलिए कहा गया है कि एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, है ना। तो ये विशेषता चैप्टर में बताई गई। इसके अलावा निस्वार्थ तथा परोपकार की भावना। देखो हीरा और मोती ने ना कांजी हाउस की जो दीवार थी वो गिरा दी थी, ठीक है, और बहुत सारे जो अधमरे जानवर थे उनको भगा दिया था। ऐसा करने पर वो स्वयं भी मुसीबत में फंस सकते थे, है ना, मतलब फंस ही जाते हैं, लेकिन उससे कोई डर नहीं होता। क्यों डर नहीं होता? क्योंकि वो कहते हैं कि इतना तो हो ही गया कि कुछ लोग कुछ जानवर हमें दुआएं देंगे, है ना। फिर स्त्री सम्मान। हीरा और मोती बैल नारी का सम्मान करते हैं, इसलिए वे स्त्री जाति पर हाथ उठाने का विरोध भी करते हैं। ठीक है, स्त्री जाति पे हाथ उठाने का विरोध भी करते हैं वो। ये चीज है बच्चों, आ गया समझ? चलिए, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, एक सेकेंड, हाँ 8वां। तो 8वां प्रश्न बच्चों यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को, जो कि है, एक सेकेंड, अभी नहीं, एक चीज तो रह ही गई, वही तो मैं कहूं, अभी कैसे पूरा होगा, एक क्वेश्चन तो बच ही रहा है। देखो 5वां प्रश्न है, ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर बताइए कि ठोंडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि जब वो दूसरी बार यात्रा के समय भद्रवेश में गया, भद्रयान की बहुत ही अच्छा खासा बंठन के गया, तो भी उसे उचित स्थान नहीं मिला। ऐसा क्यों? पहले वे भिखारी के वेश में गया था, फिर भी रहने के लिए अच्छा स्थान मिल गया था ठहरने के लिए, लेकिन अगली बार अच्छे वेश में गया तो भी उसे अच्छा स्थान नहीं मिला। क्या रीजन था इसका? इसका मेनली जो एक रीजन है वो होता है संबंधों का महत्व। ठीक है, क्या आंसर है इसका? मेनली आंसर है संबंधों का महत्व। कैसे? देखो तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, ठीक है, इसीलिए अगर आपके वहां पे जान पहचान है तो इसके आधार पे आपको ठहरने का सही स्थान मिल जाएगा। तो हुआ क्या था, जब पहली बार लेखक गया था यात्रा के लिए, तो उसके साथ में एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था सुमति, और सुमति की भाई वहां पे अच्छी खासी जान पहचान थी, है ना। लेकिन जब वो दूसरी बार यात्रा करने के लिए जाता है, यानी कि 5 साल के लिए, तो बहुत कुछ बदल गया था, और इस बार वो अच्छे वेश में भी गया, अच्छा खासा बंटन के गया, तो भी उसे जो है अच्छा स्थान नहीं मिला, उसे बस्ती के सबसे गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। ठीक है, इसका एक कारण तो संबंधों का महत्व है, एक दूसरा कारण भी था। दूसरा कारण क्या था? लेखक वहां पे ना शाम को पहुंचा था, और वहां के लोग शाम को छग पीकर, ठीक है, छग बेसिकली एक मदिरा टाइप में होता है, इसको पीकर होश खो देते थे, और जिससे कि उन्हें किसी सही गलत की पहचान नहीं हो पाती थी, और सुमति उसके साथ गया भी नहीं था। तो 2 रीजन थे, संबंधों का महत्व जिसमें सुमति का एग्जाम्पल, और एक दूसरा कि लेखक शाम के समय पहुंचा था तो छड़ पीकर लोग होश आवाज खो देते हैं। ये था हमारा आंसर। ओके बच्चों, आ गया समझ अच्छे से? तो इस तरीके से अब जाके हमारा 8वां प्रश्न पूरा हुआ है। ओके, तो ये हमारा जो 8वां प्रश्न है वो फाइनली यहाँ पे पूरा हो गया। चलिए, अब जो हमारे आगे के 2 क्वेश्चन है, अगले 2 क्वेश्चन ये होंगे आपकी कविता पर आधारित। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 9वां प्रश्न है, पठित पद्यांश पर आधारित आपको 5 प्रश्नों के MCQ के आंसर देने हैं। तो चलिए इस काव्यांश को पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काली कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे हुंकृति की ब्याली, तिस पर गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैदी और कोकिला आपकी पोयम है उससे ये लिया गया है। तो आओ बच्चों प्रश्नों को देखते हैं, MCQ को देखते हैं। प्रश्न है,
कवि ने पहनावे के विषय में किस गहने का वर्णन किया है? तो कवि जेल में है और जेल में क्या पहनावा है उसके हाथ में, कौन सा गहना है? वो गहना है हथकड़ी। उसके हाथों में क्या है? हथकड़ी है। दूसरा, कवि के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए, कवि ने ये जो है ना कालिमा मई जो सखी है, ये किसे बताया है? कोयल को बताया है, कालिमा मई सखी। दूसरा, कोयल की जो आवाज है बच्चों, वो कविता में भारत माता की प्रतिध्वनि सुनी है, यानी कि कविता में ये भारत माता की जो प्रतिध्वनि है उसे दर्शाती है। इसके अलावा कोयल की कूक कवि को विद्रोह की बीज बोया हुआ प्रतीत लगता है, यानी कि कोयल की जो कूक है ना, कवि को ऐसा लगता है कि ये जेल के कैदियों में एक जो भावना होती है विद्रोह की, ठीक है, अब वहाँ के लोगों के प्रति, जो जिन्होंने उन्हें बंद कर रखा है उसके प्रति ये बीज बो रही है ना, ये भी ठीक है। इसके अलावा कवि ने कोयल के लिए मृदुल भाव और रखवाली सी विशेषण प्रयुक्त किया है। सही बात है। तो बच्चों, कोयल के बारे में कालिका मई सखी, वो क्या नाम है, कालिमा मई सखी, ये ठीक है। और आवाज में उसे भारत माता की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, विद्रोह का बीज बोया हुआ है, और ये शब्द उपयोग किया है। सारी बातें सही हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सही है। बच्चों याद रखना, पेपर में इन चारों एमसीक्यू में से अलग से कुछ भी एक आधा बन सकता है ना, इसलिए मैंने चारों एक ही जगह समझा दिए। अगला बच्चों, प्रश्न नंबर 3, कैदी और कोकिला कविता की भाषा कैसी है? आपको पूरी कविता की भाषा बतानी है, ये लाइन की नहीं। तो पूरी कविता में क्या है बच्चों? बोलचाल की सरल और खड़ी बोली है, ठीक है। बोलचाल की बहुत ही सरल और खड़ी बोली है, जिसे इजीली कोई भी समझ सकता है। ओके, अब है चौथा प्रश्न। इसमें पूछा गया है बच्चों, एक मिनट, हाँ, चौथे प्रश्न में पूछा गया है, कवि के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करो, यानी कि एक ऐसी बात है जो कि यहाँ पे गलत है। तो क्या गलत है बच्चों? देखो, कवि को ना कोयल से ईर्ष्या होती है। क्यों ईर्ष्या होती है बच्चों कोयल से? क्योंकि कोयल जेल के अंदर, जेल में जो पेड़ है उसके ऊपर स्वतंत्र बैठकर गा रही होती है, कूक रही होती है। तो इससे कवि को कोयल से ईर्ष्या होती है। दूसरा, कविता में कोयल जो है वो क्या संदेश दे रही है कूक कूक के? तो कविता जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो कैदी हैं उनको प्रेरणा दे रही है, ठीक है। कवि ने विदेशी शासन की तुलना किससे की है? तो कवि ने तम से की है। कोयल का हृदय प्रकट कर रहा है रणभेरी की आवाज, ये गलत है, ठीक है। रणभेरी की आवाज प्रकट कर रहा है नहीं, बल्कि भारत माता की आवाज, ठीक है। भारत माता की आवाज प्रकट कर रहा है, ये आएगा आपका, ठीक है, भारत माता की आवाज। ओके, तो यहाँ पे गलत क्या होगा? घा वाला। अब याद रखना बच्चों, एमसीक्यू में आपसे अलग अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताइए, कवि जो है कोयल से ईर्ष्या क्यों करता है? क्योंकि वो स्वतंत्र होकर गाती है। कवि को कविता में कोयल के हिसाब से क्या संदेश मिलता है? स्वतंत्रता संग्राम के लिए, ठीक है। कवि ने विदेशी शासन की तुलना किससे की है? तम से की है। कोयल का हृदय क्या प्रकट कर रहा है? भारत माता की आवाज को। ओके, चलो, अब है बच्चों यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, 5वां प्रश्न। कविता के अनुसार हमें शब्द और उसके अर्थों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो पहला शब्द है बच्चों जुआ। जुआ का मतलब क्या होता है? जुआ का मतलब होता है बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी। सही बात है। जैसे आपने देखा होगा जो हल नहीं होता है, हल गांव में देखा होगा मूवीज में भी पुराने टाइम की, तो उसमें जो बैलों के ऊपर जो लकड़ी का वो रखा जाता है ना, उसी को बोलते हैं जुआ। हुंकृति का मतलब होता है हुंकारना। ब्याली का मतलब होता है सर्पिणी। और मोहन कौन है? तो मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी का यहाँ पे उपयोग किया गया है, ठीक है। तो इस कविता में जो शब्दार्थ बताए गए हैं वो सब यहाँ पे सही हैं। इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, सारी की सारी बातें बच्चों एकदम 110% बिल्कुल सही है, एकदम सब सही है। ओके, चलिए अब हम देखेंगे बच्चों अपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को, ठीक है। अब देखो पेपर में क्या होगा कि आपके जो क्या नाम है पद्य पाठ यानी कि कविताएं हैं, इनसे संबंधित आपसे पूछे जाएंगे 4 प्रश्न, जिसमें से आपको 3 करने होंगे, लेकिन आपको मैं 5 करवाऊंगा ताकि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा समझा सकूं। देखो बच्चों, मैं पता है यही सोचता हूं कि आप सभी बच्चों को कम से कम टाइम में कितनी बढ़िया से बढ़िया नॉलेज आपको दे सकूं। इसके लिए आप यकीन नहीं मानोगे, मैं दिन रात बस इसी मेहनत पे लगा रहता हूँ कि आपके लिए मैं जल्दी से जल्दी नए नए सैंपल पेपर बनाऊं, नई नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियोस है वो बनाऊं। आपके लिए क्या मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स ला सकता हूं जिससे एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। और ये बात ना सिर्फ मैं 9th के लिए सोचता हूँ, बल्कि मैं जिसे भी पढ़ाता हूँ, 9वीं के बच्चों को, 11वीं के बच्चों को, 8वीं के बच्चों को, सभी के लिए मैं ये करता हूँ,
ठीक है। तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट होती है सबसे कि अगर आपको हमारा ये जो प्रयास है वो पसंद आता है तो आप बच्चे सभी के सभी अपना अच्छा हमें कमेंट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, जिससे बच्चों हमारा जो मोटिवेशन का लेवल है वो बहुत बढ़ता है, हमें और मोटिवेट मिलता है कि हाँ बच्चे सही में अप्रिशिएट करते हैं हमारी मेहनत को। तो चलो अब फिर से लगो, है ना, फिर से एक बार और लगो और करो इनके लिए कुछ, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों मेरी तरफ से आपके लिए। चलिए कविताओं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो का वाला क्या कहता है, कबीर के अनुसार मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है, या फिर कबीर ने ईश्वर को कहां कहां खोजने से मना किया है। दो क्वेश्चन है, एक तो कहां कहां ढूंढता फिर रहा है और कहां कहां मना किया है खोजने के लिए। तो आ जाओ देखते हैं। देखो कवि ने कहा है कि जो मनुष्य है ना वो ईश्वर को मंदिरों में मस्जिदों में यहाँ खोजता है, वह उसे काबा में कैलाश में ऐसे जो तीर्थ स्थल हैं यहाँ पे ढूंढता है। ठीक है, वह इन्हें योग साधना जप तप या कर्म कांडों से भी पाने की कोशिश करता है, जो कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई कि कहाँ कहाँ कवि ने बताया कि खोजता फिरता है, मंदिर मस्जिद काबा कैलाश योग साधना जप तप कर्म कांड इससे। अब वो कहते हैं कि खोजने को मना क्यों किया है, क्योंकि कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर को ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा में ना कैलाश में कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। और ये सच्चाई है, ईश्वर जो है ना वो हर प्राणी की आत्मा में निवास करता है, यानी कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर का ही, हमारे भगवान हमारे ईश्वर का ही अंश है। इसीलिए उसे किसी भी विशेष धार्मिक कर्मकांड से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने से सहजीव प्राप्त हो जाता है। ईश्वर की भक्ति करनी है, सच्चे मन से करो, अपना चरित्र सच्चा रखो, ईमानदार रहो, आपको ईश्वर से ईश्वर जरूर मिलेंगे, है ना। लेकिन आप कहीं मंदिर जा रहे हो मस्जिद जा रहे हो काबा कैलाश यहाँ ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा कहा है कबीर जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। अब देखिए जो कविता है हमारी वाक में जो रस्सी है ये किसके लिए प्रयुक्त की गई है और क्यों की गई है। इसके अलावा ललकृत कवित्री के द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं, वो मुक्ति जो पाना चाहती है उसके लिए जो प्रयास कर रही है वो क्यों व्यर्थ हो रहे हैं। तो आओ एक एक करके समझते बच्चों। देखो जो हमारा रस्सी शब्द है ये कवित्री ने मनुष्य की सांसों के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, कवित्री ने रस्सी को किसके लिए उपयोग किया है बच्चों, मनुष्य की सांसों के लिए। ठीक है, मनुष्य अपनी कमजोर सांसों के सहारे शरीर रूपी नाव को संसार रूपी सागर में खींच रहा है। ठीक है, तो जो सांस जो रस्सी शब्द है ये सांसों के लिए उपयोग किया गया है। क्यों उपयोग है बच्चों, क्योंकि मनुष्य जो है ना वो अपनी कमजोर सांसों के सहारे इस शरीर रूपी नाव को खींच रहा है सागर में। ठीक है, और ये रस्सी बहुत कमजोर है, कब टूट जाए यानी कि कब हम परलोक सिधार जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, आगे देखो कवित्री जो है अपनी मुक्ति के लिए जो भी प्रयास करती है वो व्यर्थ हो रहे हैं, वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वह संसार की मोह माया में फंसी है, वह केवल दिखावे की प्रभु भक्ति से मुक्ति पाना चाहती है। ठीक है, लेकिन दिखावे की प्रभु भक्ति से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, इसीलिए उसके जो भी प्रयास है मुक्ति के लिए वो व्यर्थ हो रहे हैं। ओके, चलो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर गा। इसमें पूछा गया है एक लकुटी और कमरिया पर कबीर खान सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। आपके विचार से कवि जो है ना वो पशु पक्षी और पहाड़ इनके रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक तो दो क्वेश्चन है, एक तो लकुटी और कमरिया पर कबीर खान सब कुछ निछावर क्यों करना चाहते हैं, क्यों तैयार हैं निछावर करने के लिए, और कवि जो है वो चाहता है कि वो पशु पक्षी पहाड़ बनकर कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करे, तो ऐसा क्यों है ना। तो आओ दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे प्रश्न है। देखो कबीर खान जी भगवान श्री कृष्ण से अति प्रेम करते, अनन्य प्रेम करते हैं। ठीक है, कबीर खान श्री कृष्ण की जब गायों को चराते थे, मतलब रसखान जी नहीं मतलब श्री कृष्ण जी अपने समय में जब गायों को चराया करते थे, ठीक है, तो वो लकुटी और कमरिया उनके साथ होती थी। ठीक है, ये वस्तुएं श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं, तो इसीलिए कवि कहते हैं कि मैं इनके लिए कुछ भी न्यौछावर करने को तैयार हूं, फिर चाहे मुझे 3 लोकों का ही राज सिंहासन क्यों ना दे दिया जाए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कबीर खान श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम रखते हैं और वे हर रूप में
श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, हर एक रूप में, ठीक है। वे कहते हैं ब्रज भूमि के हर पहलू में कृष्ण का अंश महसूस करते हैं वे, चाहे ब्रज का वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पहाड़ हो, इसीलिए वे इन रूपों में कृष्ण के पास रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हैं बच्चों, लकुटी कमरिया पे क्यों सबको लौटाने को तैयार हैं, और क्या बोलते हैं, वो पशु पक्षी पहाड़ क्यों बनना चाहते थे, क्यों सानिध्य पाना चाहते थे, इसीलिए, ठीक है। चलिए अब हमारा घा वाला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या पूछा गया है, ग्राम श्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। तो बच्चों हमारी जो ग्राम श्री कविता है इसमें कौन से मौसम का वर्णन है, तो आज बताते हैं बच्चों। देखिए कविता में शरद और जो वसंत ऋतु है इसका वर्णन किया गया है। क्या, कविता में शरद और जो हमारी वसंत ऋतु है इसका वर्णन है। इस समय क्या होता है, इस समय पेड़ पौधे अपनी नई कोकिलें फूल और फल उगाते हैं। वसंत में क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो पहले पत्ते गिरा देते हैं, फिर नई नई कोकिलें फूटती हैं, बोर आने लगते हैं, फूल आते हैं, नए नए फल उगने लगते हैं, ठीक है। इसी तरीके से खेतों में फसलें लहलाने लगती हैं, रंग बिरंगी फूलों से वातावरण सज सा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोयल का मधुर गीत, तितलियों का मंडराना, नई फसल जैसे कि कटहल अमरूद का पकना, ये इस मौसम की विशेषता है। एक तरह से इस समय इस गांव में हरियाली और रंगीनता का भाव होता है। क्या, हरियाली और रंगीनता का भाव, ठीक है बच्चों। चलिए चौथा प्रश्न भी पूरा हो गया। पांचवा प्रश्न है बच्चों, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है। मेघ रूपी मेहमान जब आते हैं तो वातावरण में क्या परिवर्तन होते हैं बच्चों, तो कई होते हैं, जिसमें से 3-4 आपको बता देता हूं, आप इनको सेंटेंस में लिख देना, ठीक है। मैं पॉइंट में बता रहा हूं कि ठंडी हवाओं का चलना, जैसे मेघ आते हैं तो आपको पता है जब बादल आते हैं तो ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, ठीक है। बादल आते हैं तो अपने साथ जो है धूल भी उड़ाते हैं आंधी से, है ना। पेड़ की शाखाएं और जो टहनियाँ होती हैं वो बहुत ही तेज़ी से हिलने डुलने लगती हैं, ठीक है। और लताओं की हवाओं, लताएं जो होती हैं पेड़ों की या फिर जो नार की लताएं होती हैं वो हवाओं में लहरानी शुरू कर देती हैं, है ना। लोगों के लिए एक विशेष वातावरण का जो माहौल है वो बन जाता है। तो इसीलिए मेघरूपी जब मेहमान आता है तो बहुत से वातावरण में जो परिवर्तन है वो होते हैं, ठीक है। चलो अब एक प्रश्न है हमारा ये वाला पांचवा। इस प्रश्न में आपको अपने हिसाब से लिखना है। कैसे, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चे जो है ना वो काम पे जा रहे हैं जो कि धरती के लिए सबसे बड़े हादसे के समान है। तो ऐसा क्यों है बच्चों, इसके बारे में हमें बताना है। आ जाओ बताते हैं अच्छे तरीके से। देखो हाँ, इस तरीके से लिखेंगे, बच्चों का काम पर जाना एक बड़ी त्रासदी है। क्यों, क्योंकि बच्चे ही तो देश का भविष्य हैं। जैसे आप लोग हो, आप भी पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आपको आगे भी मौका मिलेगा पढ़ने का, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका जो भविष्य वो अच्छा बनेगा, देश के लिए आप जो है एक अच्छे नागरिक साबित होंगे। लेकिन क्या हो, आपको जो पढ़ाई के अलावा फैक्ट्री में लगा दिया जाए, किसी काम पे लगा दिया जाए, तो क्या है, ये देश का भविष्य खतरे में है। तो बच्चे जो होते हैं ना वो देश का भविष्य होते हैं, है ना। और वो कहानी, वो कविता सुनिए ना आपने, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, है ना, कुछ ऐसा। यह न केवल उनके भविष्य को प्रभावित करता है काम पर जाना, बल्कि देश के विकास में भी बाधा पहुंचाता है। बच्चों का बचपन उनके निर्माण की नींव होती है। अगर बच्चों का बचपन जो है ना वो सही गुजरा, बच्चों ने बचपन से ही हर एक चीज़ को अच्छे से समझना शुरू कर दिया, तो बच्चों भविष्य उनका बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यह बच्चे का बालपन, बचपना, चाइल्डहुड, यही उनके फ्यूचर की नींव होता है। जैसे आपने एक बोतल देखी है ना, बोतल, ठीक है, इस बोतल का ये जो है ना आधार, ये इसका नींव है। अगर यहाँ पे एक छोटा सा छेद हो जाएगा ना तो पूरा का पूरा पानी निकल जाएगा, भले थोड़ा टाइम लगे लेकिन ये निकल जाएगा। इसी तरीके से जो बचपन होता है वो हमारे पूरे जीवन का इसी बोतल की तरह नीचे वाला आधार होता है, ठीक है। जब वे शिक्षा और खेल कूद से वंचित होकर मजदूरी में लग जाएंगे तो उनके भविष्य उज्जवल तो छोड़ो, अंधकार में बन जाएगा। इसी के परिणाम स्वरूप ना तो उनका व्यक्तित्व विकसित हो पाएगा, ना ही समाज विकसित होगा और ना ही राष्ट्र विकसित होगा, बल्कि इससे बुराइयां और ज्यादा फैलेंगी समाज में, है ना बच्चों। चलिए तो कविताओं से संबंधित देखो, वैसे तो मैंने आपसे 5 बोले थे लेकिन यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है। मैंने आपको 6 क्वेश्चन समझा दिए हैं। मैंने पता है क्या किया है, जितनी भी कविताएं हैं उससे एमसीक्यू भी लिए हैं आपके और क्वेश्चन भी लिए हैं। टोटल आपकी 6-7 कविताएं हैं ना, सारी कविताओं का एक एक क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि हर एक कविता का आपको जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से मिल जाए, ठीक है।
ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों 10वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूरा हुआ। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपकी सेकंड बुक से है। क्या क्वेश्चन है? जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है ना, इससे संबंधित आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 2 का आंसर देना है और 4 नंबर के 2 क्वेश्चन है आपके। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न हमारा ये है कि लेखक ने बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत किससे कहा, कब कहा और क्यों कहा? तो मृत्यु का तरल किसे कहा गया? बाढ़ को कहा गया, बाढ़ के पानी को। लेकिन ये शब्द लेखक ने किससे कहे, क्यों कहे और कब कहे? 3 प्रश्न है। इसके अलावा लेखक ने दिल दहला देने वाला समाचार किससे कहा था और क्यों कहा था? ठीक है, तो इसमें बहुत सारे किससे, कहाँ, कब है, तो बड़े ध्यान से देखना, काफी अच्छा प्रश्न है। देखो बच्चों, लेखक ने आचार्य जी से बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा था। ठीक है, किससे कहा था? आंसर मिला आचार्य जी से कहा था। ठीक है, क्यों कहा था? क्योंकि वो ये साक्षात देख पा रहा था कि सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ भाग फेन में उलझा पानी तेजी से नीचे सरकता चला जा रहा था, जिसको देखकर लेखक भयभीत हो गया और कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। जब बाढ़ अपने चरम पर होती है तब लेखक ने देखा कि बाढ़ का पानी विनाश और मौत को लेकर आ रहा है। ठीक है, पानी का यह प्रवाह गांव, खेत, मकान, पशुधन और मनुष्य किसी को नहीं छोड़ रहा है, सबको अपने साथ बहा के ले जा रहा है। बाढ़ ये थोड़ी ना देखेगी तुम मनुष्य हो तो तुम यहीं रुक जाओ, तुम्हारी फसल को ले जाएंगे, है ना। जो आता है रास्ते में सबको उठा के ले जाती है, इनके बहा के ले जाती है। विनाशकारी शक्ति के कारण लेखक ने बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा है। ठीक है, आया समझ? ओके, तो आगे देखिए क्या लिखा है बच्चों कि शाम को लगभग 7:30 बजे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित स्थानीय समाचार में यह कहा गया कि पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण हमारे स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। सोचो, आकाशवाणी का केंद्र है पटना का, और जब वो कह रहा है कि हमारे स्टूडियो में पानी सीढ़ियों तक पहुंच चुका है, कभी भी अंदर आ सकता है, कभी भी ये बंद हो सकता है। ठीक है, इसीलिए लेखक ने इस समाचार को दिल दहला देने वाला कहा है, क्योंकि इसे सुनते ही लेखक और उसके मित्र के चेहरे पे चिंता और आतंक की रेखाएं आ गई। क्योंकि जब पटना केंद्र आकाशवाणी का प्रसारित स्थानीय समाचार का वही नहीं बचेगा तो हमें बाढ़ की खबर कैसे मिलेगी? ठीक है, और जब वो नहीं बचा तो हमारा गांव तो कितना छोटा है, इसकी ये तो वैसे भी चला जाएगा बाढ़ में, इसीलिए। ठीक है, चलो आप दूसरा प्रश्न पढ़िए। दूसरा प्रश्न क्या है कि लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। मेरे संग की औरतों के पाठ के कथन के आलोक में लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। 2 प्रश्न है बच्चों। एक तो लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पे उसने राज किया। दूसरा प्रश्न, दादी के घर का जो माहौल है वो बताइए। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। देखो, लेखिका की दादी का घर एक ऐसा स्थान था जहां परंपराओं के साथ स्वतंत्रता का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता था। यानी कि लेखिका की दादी का घर जो था ना, वो एक ऐसा स्थान था बच्चों जहां पे जो पुरानी परंपराएं हैं वो भी निभाई जाती थी और जो महिलाएं हैं उनको स्वतंत्रता भी मिलती थी। वह लड़के लड़कियों में भेद नहीं किया जाता था। वहां पे स्त्रियों को भी विशेष सम्मान दिया जाता था। खुद दादी ने अपनी पुत्र वधू के लिए बेटी पैदा होने की मन्नत मांगी थी, जो कि उनके प्रगतिशील विचारों का एक प्रतीक था। घर का माहौल साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से परिपूर्ण था। वहां पर धार्मिकता, आधुनिकता, इसका अनोखा मोल था। यानी कि वहां पे लोग मॉडर्न भी हैं, रिलीजियस भी हैं और पुरानी परंपराओं को भी अपनाते हैं। परिवार में बेटियों की जन्म को लेकर जो सोच है वो भी सकारात्मक है। इसके अलावा आप 2 से 3 लाइन और चाहें तो लिख सकते हैं। मेन जो आपका आंसर है बस यहीं तक है। ठीक है, इतना ही आंसर है, इसके अलावा नहीं। अब हमारा इसी का अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, गोपाल प्रसाद जो कि विवाह को, ठीक है, यानी कि शादी को एक बिजनेस मानते हैं, और रामस्वरूप जो अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छुपाते हैं। आप ऐसा मानते हैं कि ये दोनों ही एक जैसे अपराधी हैं, यानी कि दोनों का अपराध एक जैसा है। ठीक है, एक विवाह को बिजनेस मानता है जो कि गलत है, और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छुपाता है जो कि गलत है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? दोनों अपराधी हैं एक ही जैसे या नहीं है इसके बारे में? तो आइए एक एक करके समझते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले रामस्वरूप की बात करेंगे। ठीक है,
तो समाज में रामस्वरूप आधुनिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे और ये शिक्षा के महत्व को समझने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने अपने बेटी के बेहतर भविष्य के लिए और अच्छे विवाह के लिए उसे अच्छी शिक्षा, हायर एजुकेशन दिलवाई थी। लेकिन वो मजबूरी बस या फिर किसी अन्य तरीके से अंत तक वो अपनी सोच बदलते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो जो है ना अपनी बेटी की शिक्षा को छुपा लेते हैं, उसे कम पढ़ा लिखा बताते हैं। तो सबसे बड़ा झूठ जो है वो रामस्वरूप का है, सबसे बड़े अपराधी रामस्वरूप हैं, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन को छुपाया क्यों। दूसरे मामले में गोपाल प्रसाद हैं जो कि एक पेशे से वकील हैं, लेकिन वो पारंपरिक विचारों के पालन करता है। वो ये कहते हैं कि अगर घर में एक पढ़ी लिखी लड़की आएगी तो जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पत्नी की, एक बहू की, एक माँ की, वो ये जिम्मेदारियां नहीं निभा पाएगी, ठीक है। तो ये तो चलो पारंपरिक विचार है, तो वो थोड़े कम अपराधी हैं। इसीलिए रामस्वरूप के मुकाबले गोपाल प्रसाद जो है वो कम दोषी हैं। तो रामस्वरूप जो है वो थोड़े ज़्यादा दोषी हैं क्योंकि उन्होंने सिचुएशन में आके सिर्फ शादी के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। हालांकि झूठ बोलना भी गलत है। यदि कोई किसी कारणवश चोरी करता है तो वह चोर कहलाएगा, वह अपराधी होगा। इस प्रकार हैं तो दोनों अपराधी, रामस्वरूप थोड़े ज़्यादा हैं। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 9th के अपने हिंदी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम के लिए जो तीसरा वाला सैंपल पेपर है इसके सॉल्यूशन को पूरा कर लिया आप, ठीक है। और आशा करता हूं बच्चों कि पिछले 2 वीडियोस के अंदर हमारा ये जो पेपर है, ठीक है, इसके खंड का, ख, गा ये आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो सिंपल सा पता है क्या करना है आप लोगों को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लोग लाइक करेंगे तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे आपके लिए मेहनत करते रहने को, जैसे अभी कर रहे हैं। और अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि वो भी देख लें इस वीडियो को, तैयारी कर लें। और हाँ, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग ना मुझे अपना फीडबैक देके जाना कि जैसे जैसे हम आपको ये इंपॉर्टेंट जो हमारे सैम्पल पेपर्स हैं, PYQs हैं, ये आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इनसे एग्जाम के लिए आपको कितनी हेल्प मिल रही है, कमेंट करके बताओ जल्दी से, ठीक है। बाकी मिलते हैं बच्चों आप सभी से अगले सैंपल पेपर 4 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।